तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम लोग आज एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम 2025 से 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। सर ये है क्या, आप क्या पढ़ाने जाने वाले हो। तो देखो, इस सीरीज का नाम एक तरह से बोले तो इसको हम हैंड आउट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? हैंड आउट। अब ये हैंड आउट क्या चीज है सर? ये एक तरह से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए जादू की छड़ी है। समझ रहे हो? हाँ, एकदम मैजिक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे रहा हूं। जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे बोर्ड एग्जाम को लेकर के है। कौन सा बोर्ड एग्जाम सर? तो बच्चे आप लोग यहाँ पे जो हो सबके सब जैक बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से, है ना। और कौन से क्लास सर? तो आप लोग तो 12th क्लास के हो, है ना। कौन सा ईयर सर? तो ईयर जो आप लोग का है बेटा वो 2025 से 2026 में जो जो बच्चे यहाँ पे एग्जाम लिखने वाले हैं, ये हैंड आउट किस तरीके से बताया गया है, किस तरह से बनाया गया है, आज का पहला क्लास है। मैं इसलिए इस पे थोड़ा लंबा बात करूंगा, ठीक है। देखो, ये हैंड आउट जो है वो चैप्टर वाइज बनाया गया है यहाँ पे फीलो के द्वारा, ठीक है। जितने भी हम सभी फैकल्टी हैं अलग अलग, वो सबने अपने अपने सब्जेक्ट का हैंड आउट बनाया हुआ है। अब ये हैंड आउट आपको दो तरीके से मिलेगा। कैसे कैसे सर? देखो, हैंड आउट को जो देने का जो तरीका है हमारा, दो तरीका है। पहला है क्या? पहला है आपको मिलेगा हार्ड कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी यानी कि आपको जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं उसका प्रिंट आउट दिया जाएगा, वो सारे स्कूल के बच्चों को मिलेगा, पहला। दूसरा, आपको उसी हैंड आउट में जितने क्वेश्चन है उसका वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन मिलेगा। किसका? ये हैंड आउट क्वेश्चन का। यानी कि दोनों तरीके से आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने यहाँ पे जो भी होगा सब सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज होगा। किससे होगा सर? चैप्टर वाइज होगा ये, ठीक है। तो आप लोग आराम से प्रिंट आउट और ये वीडियो लेक्चर दोनों को ध्यान से देखिए और समझिए बढ़िया से। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सब का सब काफी एनालिसिस करने के बाद हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस तकरीबन 7 to 8 ईयर बैक से लेकर के एनालिसिस किया गया है। हम बात करें पिछले साल जब हम लोगों ने 2025 का जो बोर्ड एग्जाम था, है ना, जहां पे मैंने केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा हैंड आउट था जिसको मैंने खुद बनाया था, ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में, वहां पे 95% क्वेश्चन जो थे, है ना, 95% क्वेश्चन जो था वो मैच किया था, ठीक है। कहां से? हमारे हैंड आउट से। समझ रहे? हाँ, ये पिछले साल का डेटा है। आप अपने सीनियर भैया लोग से या दीदी लोग जो आपके क्लास में थी पिछले साल क्लास 12, आप उनसे पूछ के देखिएगा, उन्हें बताएंगे कि 95% से प्लस क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के केस में हमने हैंड आउट से मैच करवा दिया था। यानी कि ये हैंड आउट काफी उपयोगी है ना, आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो बेटा ध्यान से पढ़ना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है। जैसे जैसे बता रहे हैं उस क्वेश्चन को वैसे वैसे पढ़ लो, समझ लो चैप्टर वाइज, ठीक है। अभी तक ऑलरेडी हमने काफी सारा चैप्टर, ये हैंड आउट में बीच में बना रहा हूँ, अभी पहले मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि बाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी दिवाली की छुट्टी चल रही है इसके बीच में, और ये आपको थोड़ा बाद में ही मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी हम लोग 3-4 चैप्टर और बचा हुआ है, ठीक है। मैं पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो घबराना मत, ध्यान से सारा वीडियो को देखना सही बच्चे, ठीक है। समझ रहे हो? ये हैंड आउट जो दो दो तरीके से मिलेगा, एक हार्ड कॉपी, दूसरा वीडियो लेक्चर, ठीक है। अब इस हैंड आउट को चैप्टर वाइज कैसे बनाओगे सर? देखो, चैप्टर वाइज हम बात करें आपके बोर्ड एग्जाम को क्वेश्चन, ठीक है। देखो, चैप्टर वाइज कैसे बनाओगे? चैप्टर वाइज ये जो हैंड आउट का जो वीडियो लेक्चर है, 2 लेक्चर में होगा। एक होगा लेक्चर फर्स्ट, दूसरा होगा लेक्चर सेकेंड। सर ऐसे क्यों तोड़ के बना रहे हो, एक ही लेक्चर में क्यों नहीं बना रहे हो? देखो, आपके टाइम को लेकर के एक लेक्चर मैक्सिमम 60 मिनट का होगा, दूसरा लेक्चर भी मैक्सिमम 60 मिनट का होगा, ठीक है। अब पहला लेक्चर के अंदर हम दो तरह के क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे। पहला क्या होगा सर? पहला होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होगा क्या? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो होगा लेक्चर नंबर 2,
उसके अंदर होगा, ठीक है, सॉरी पहला होगा एमसीक्यू, पहला लेक्चर में एक होगा एमसीक्यू, ठीक है, दूसरा होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तीसरा होगा शॉर्ट और चौथा होगा लॉन्ग। एलए का मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको 2 लेक्चर में हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है बेटा सब के सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, तो बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन मिस मत कर, ठीक है। चलो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। और आज का जो पहला क्लास है आपकी क्लास 12 का बेटा यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलियन, ये इस चैप्टर का ये है। देखो ये जो हैंड आउट बन रहा है ना, इसका वीडियो लेक्चर हो चाहे इसका आपको प्रिंट आउट फॉर्म मिलेगा, दोनों बायलैंग्वेज होगा। बायलैंग्वेज का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको एक ही के अंदर मिलेगा। जिन बच्चों को इंग्लिश समझने में दिक्कत होगा वो हिंदी में देख लेंगे, और जिन बच्चों को हिंदी में है तो उनका वही फायदा है, ठीक है। तो ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होगा, एकदम ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हाँ चलो, तो सबसे पहले हम बात करें बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्या कि सर आज का आप जो पढ़ा रहे हो किस टाइप का क्वेश्चन। अभी हमने बताया कि कोई भी एक यूनिट का हम 2 पार्ट में बनाएंगे वीडियो लेक्चर। पहला पार्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पहला, और दूसरा होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये पहला पार्ट है, पहला लेक्चर। दूसरा लेक्चर जब होगा तो उसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसका एनालिसिस करके बना रखा है कौन से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितना वेरी शॉर्ट है, कितना शॉर्ट है, कितना लॉन्ग है। ये आपको हैंड आउट के प्रिंट आउट जो मिलेगा है ना, हार्ड कॉपी, उसमें भी है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे भी है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ध्यान से एक बार समझ लो, ठीक है। देखो हमने क्या बनाया, 2 तरीके का यहाँ टाइम बताया, एक सॉल्विंग टाइम, एक लर्निंग टाइम। सॉल्विंग मतलब कोई भी क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्व करने में जो मेरा टाइम मतलब हमको लगेगा यहाँ, या हमको या तुमको भी लगेगा 25 मिनट, उसी को याद करने में और समझने में वो लगेगा मैक्सिमम 35 मिनट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बात करें तो, ठीक है। दूसरा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितना सर, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने छाट के रखा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। और आपके मॉडल सेट जो होते हैं है ना, अभी ऐसे आज जिसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके एक दिन पहले जस्ट झारखंड का मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, ठीक है। हाँ वो भी हम बताएंगे, ठीक है, उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। ये हैंड आउट चैप्टर वाइज बताएंगे, उसके बाद लास्ट में हम मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन बताएंगे। इसलिए घबराना बिल्कुल मत, तुम जब भी लेक्चर देखोगे एकदम शांत से अच्छे से समझना देखना, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ चलो अब बात करते हैं सर, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बता दिए, दूसरा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो 7 क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं, और इसको सॉल्व करने में 1 मार्क्स का होगा, तो मैक्सिमम एक क्वेश्चन को 1 मिनट के हिसाब से हम रखे तो 8 मिनट, और लर्निंग टाइम इसका हमने 10 मिनट रखा है। वही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिए जो 3-3 मार्क्स का होगा, ठीक है, और इसको 3-3 मार्क्स का तो 15 मिनट इसका सॉल्विंग टाइम, और लर्निंग टाइम ने 25 मिनट रखा हुआ है। वहीं इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने छाट के रखा हुआ है, ठीक है, इसका सॉल्विंग टाइम 12 मिनट और लर्निंग टाइम 20 मिनट का है। यानी कि टोटल हमने यहाँ 29 क्वेश्चन छाट के रखा है हमने, जो काफी इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जरूरी नहीं है कि आप केवल इसी को पढ़ के जाना, ठीक है, ये एक अप्रोच है मेरा, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ हाँ आप जितना पढ़े हो, ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह वो सब पढ़ के जाना, ठीक है, ये लेकिन जरूर देख के जाना, ये जरूर देख के जाना है, समझ रहे हो। हाँ ये जरूरी है। देखो अब बात करते हैं पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि पढ़ना कैसे स्टार्ट करो। देखो चैप्टर वाइज जब तुम पढ़ रहे हो ना, हाँ, तो सबसे पहला क्या करो, सभी बच्चे जो यहाँ भी पहला क्लास जो देखोगे, ऐसा नहीं सर आप बोल रहे हो मैं स्किप करके जा रहा हूँ चीजों को, सीधा पढ़ना स्टार्ट करो। बेटा पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मैं जो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ चीजों को, इसको थोड़ा सा फॉलो करना, तुमको फायदा ज्यादा हो। देखो कोई भी हैंड आउट चैप्टर वाइज पढ़ने से पहले एक बार अपना नोट्स को जरूर पढ़ लेना, ठीक है, नोट्स को रीड आउट सभी बच्चे एक बार जरूर कर लेना, पहला काम। दूसरा खुद से एक शॉर्ट नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स है ना, क्रिएट बाय योरसेल्फ, समझ रहे हो, खुद से शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना चैप्टर वाइज। अगर ये शॉर्ट नोट्स तुम खुद से बनाओगे तुम्हें पता होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ का है,
किस कॉन्सेप्ट के बाद क्या टॉपिक पढ़ना है, समझ रहे हो। हाँ, क्या फॉर्मूला होगा, क्या यूनिट होगा, कौन सा टॉपिक होगा। देखो जब तक तुम ये नहीं जान पाओगे तब तक तुम केमिस्ट्री को रटते रह जाओगे, फिर भी तुमको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे कोई भी आईएससी जो है ना रटने वाला चीज है ही नहीं, ये समझने वाला चीज। पहले अच्छा से समझो, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझो, तब तुमसे क्वेश्चन बनेगा, वरना रट के जाओगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए एकदम ध्यान से बातों को सुनो, समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। हाँ, पहला शॉर्ट नोट, पहला नोट्स पढ़ो, दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाओ, तीसरा एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर तुम कर लिए हो, मैंने हर बार बताया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, और चौथा जो मैं अभी दे रहा हूँ हैंड आउट क्वेश्चन जो यहाँ दे रहा हूँ, तो ये चैप्टर वाइज जरूर करना। ऐसे तुम करके जाओगे, ये जो 3-4 अभी बताया ना 4 लेयर, ये 4 लेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपना के जाओगे चैप्टर वाइज, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट होगा तो तुम्हारा रिजल्ट जो है 75 to 80% नॉर्मल बच्चों का रिजल्ट आएगा। नॉर्मल जो इसको फॉलो कर लेंगे। एकदम वीक से वीक बच्चा जो होता है ना, देखो बच्चा दो ही तरह का होता है, कमजोर और एक होता है कामचोर। कामचोर रहोगे तुम्हारा कुछ इलाज नहीं होगा, कमजोर रहोगे और ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ 4 लेयरिंग का कॉन्सेप्ट, ये तुम फॉलो कर लिया, तुम्हारा 75 to 80% तो हंस के नंबर आएगा, समझ रहे हो। हाँ, देखो साल भर जितना पढ़े हो नॉलेज के लिए था, लेकिन अब बेटा जो तुम पढ़ रहे हो मार्क्स लाना है, क्योंकि तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है ना, जो तुमको चाहिए, जो तुम्हारा ड्रीम है, एम है, वो तभी हासिल हो सकता है जब तुम अच्छे से मार्क्स लाओ। और अच्छा मार्क्स कब लाओगे, जब अच्छा से पढ़ के जाओगे। तो अभी से अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, ध्यान लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाँ, चलो सर, बहुत बता दिए सर, है ना। हाँ, मोटिवेशन जरूरी है थोड़ा सा। चलो ठीक है, इसको लिख लेना, सभी बच्चों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना कि सर इतना अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका 70 to 80% मिनिमम नंबर आएगा। मैं बता के दे रहा हूं, मिनिमम। मैक्सिमम तो तुम 90 से 95% तक जा सकते हो, कोई दो राय नहीं है, एकदम आएगा। बस पैसेंस रखना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, ठीक है, कामचोरी मत करना, ठीक है। चलो अब आते सबसे पहला क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के रखा हुआ है, जो एकदम प्रीवियस ईयर पूछा गया, समझ रहे हो। हाँ, चलो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये जैक 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप पीवाईक्यू देख लिए हो तो अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या रहा है, बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, तीनों चीज देखो ध्यान से। एकदम कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एकदम बारीकी से ध्यान से पढ़ना पहले, ठीक है। अचानक से घबरा मत जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहा है सर। क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक है। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पूछ दिया। क्या पूछ दिया सर, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट पूछ दिया, अब ऑप्शन देखो, NaOH, सोडियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और पोटासियम नाइट्रेट, ये दिया हुआ है सबका। ये कैपिटल M का मतलब कंसंट्रेशन, मोलारिटी दिया हुआ है, सबका मोलारिटी सेम है। तो अब सवाल कहां पे फंस रहा है, अब सवाल फंस रहा है कंपाउंड पे। ये कंपाउंड कौन सा है, कंपाउंड किस तरह से डिसोसिएट होगा, समझ रहे हो। मतलब कोई भी कंपाउंड को अगर पानी में घोलेंगे, जैसे ये पानी है, पानी का बोतल है, NaCl को अगर घोल दिए तो NaCl 2 आयन में टूटेगा, एक Na एक Cl। वहीं NaOH को तोड़ेंगे, एक Na एक OH। वहीं सोडियम सल्फेट को तोड़ेंगे, 2 सोडियम एक सल्फेट, यानी 3 हुआ। यानी कि देखना है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयन होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि याद करो आपको हम बताए हैं एक फॉर्मूला इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। किसका सर, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या, क्वथनांक में उनियन। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू स्मॉल एम, मोलारिटी। यही तो था, मोलारिटी, यही तो फॉर्मूला था ना। हाँ, अब यही फॉर्मूला है, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब एम जो है सारे केस में सेम है सर, सारे केस में सेम है, यानी कि एम पे डिपेंड नहीं करेगा। केबी एक्वस सॉल्यूशन है तो केबी भी सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्वेश्चन इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा,
इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड किस पे करेगा? आई पे। ये आई है क्या सर? आई को हम बोलते थे वांट हॉफ फैक्टर। क्या बोलते सर? वांट हॉफ फैक्टर। ये वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है? ये डिसोसिएशन कांस्टेंट बताता है, कितना आयन में टूटा। जैसे पहला ले लो NaOH। NaOH किसमें टूटेगा सर? एक Na प्लस और OH माइनस, यानी कि I बराबर कितना हुआ? 2। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या दिया हुआ? सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसको तोड़ो सर, 2 Na प्लस आयन आया और एक SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज आयन आया। I का वैल्यू कितना हुआ सर? 3। नंबर ऑफ आयन कितना? 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3। तीसरा देखो बेटा, तीसरा क्या दिया? अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तोड़ दो इसको, कैसे टूटेगा सर? सर अमोनियम नाइट्रेट को जब तोड़ेंगे ना हम, अमोनियम नाइट्रेट को तोड़ेंगे ना हम, तो अमोनिया पे सर एक प्लस चार्ज आएगा और NO3 पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि I बराबर यहाँ पे भी 2। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है? पोटासियम नाइट्रेट KNO3। इसको भी तोड़ देते हैं सर, पोटासियम पे K प्लस और NO3 पे बेटा एक माइनस, यानी कि I का वैल्यू यहाँ पे भी 2। तो I का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है? डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा सीधा है, यानी कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होगा है ना, उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो ज्यादा नंबर ऑफ आयंस किस में आया? आया हमारा सोडियम सल्फेट में। इसका आंसर क्या होगा सर? सोडियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो होगा सबसे ज्यादा। कोई पूछेगा क्यों होगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब ये कॉन्सेप्ट कहां पे मिलेगा? नोट्स में। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है क्वथनांक में उनियन, एक कॉन्सेप्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये मिलेगा, तो एक बार जाके वहां जरूर अपने नोट्स में देखना, ठीक है। बात समझ गए मेरी? हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्लियर करें। हाँ, चलो सभी बच्चे कॉपी में नोट करो, अपना नोट्स को देखो, ठीक है। नोट्स देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्लियर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बहुत ही प्यारा सा कि एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या होगा? देखो याद करो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। क्या बोलते हैं सर? अनुसंख्य गुणधर्म। मतलब कोई भी सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है क्या है? जो जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसके अणुओं की संख्या, किसका? विलय और विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो, उसी को उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और याद करो 4 ही कॉलिगेटिव, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कितना सर? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। 4 अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं। कौन कौन सर? याद करो सभी बच्चे। पहला होता है क्या? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, VP वेपर प्रेशर, ठीक है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो तुम्हारे नोट्स में ये लिखा हुआ है, हैंड आउट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा होता है क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? ये 4 पॉइंट है जिसपे ये पूरा का पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या करता है? निर्भर करता है। तो यानी कि बेटा आंसर यहाँ पे क्या है? आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर ये, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है इसका सर? सी नंबर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उनियन, ठीक है। ये सब कोई अपने नोट्स में जाके पढ़ना। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर में। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इक्वेशन, फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक में काफी सारा दिया हुआ है। जो बच्चे प्रैक्टिस किए उनके लिए बहुत अच्छी बात, जो नहीं किए हैं बेटा उसको पढ़ो, उसको याद करो, ठीक है। चाहे हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, दोनों मीडियम के बच्चे। समझ रहे मेरी बात? नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विद ए मास ऑफ सॉल्यूट 10 kg एंड मास
10 kg मास एंड 100 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो थर्ड नंबर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेटा ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा था, और बोर्ड एग्जाम में पूछ करके सबका माथा खराब कर दिया था। क्यों सर, क्यों माथा खराब किया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में तुम स्टार्क मार्क करो, इसमें इस क्वेश्चन में कुछ चीज का कमी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कमी। कैसे कमी सर? देखो पहले जो जो दिया हम लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद समझ में आया कमी क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन विद मास ऑफ सॉल्यूट। मास दिया है, द्रव्यमान दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि तुम इसको बोल सकते हो WB। कितना दिया हुआ है सर? 10 केजी। 10 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 जीरो बैठा दो, ठीक है, ग्राम। क्लियर है? दूसरा दिया हुआ क्या? वॉल्यूम। क्या दिया हुआ? वॉल्यूम, लीटर में। ठीक है, इसको तुम BS कहते हो। क्या दिया वॉल्यूम सर यहाँ पे? 100 लीटर। 100 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे, क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब पूछा क्या यहाँ पे? मोलारिटी निकालो। मोलारिटी या मोलरता जो निकालना है, ठीक है। देखो मोलारिटी या फिर उसको मोलरता बोलो। अब हुआ क्या, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? WB/MB इंटू 1000 बाय क्या? VS। ये तो होता है फॉर्मूला, है ना। अब हुआ क्या, MB यहाँ कहीं दिया हुआ है? मोलर मास कहीं दिया हुआ है? ये बताओ। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मोलर मास दिया हुआ नहीं है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। जब कोई क्वेश्चन में मोलर मास नहीं दिया रहता है, ठीक है, MB डिफाइन नहीं होता है, तो MB को खुद से कंसीडर करते हैं क्या? 100 ग्राम पर मोल। क्या करते हैं सर? 100 ग्राम पर मोल, है ना। इसको कंसीडर कर लें। कंसीडर का मतलब खुद से मान लेना, ठीक है, मान लेना। ठीक है, जिस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा उसके लिए, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे, टीचर, जब 2025 में ये क्वेश्चन आया था तो उनका दिमाग खराब हो गया था, खासकर बच्चों का दिमाग खराब हो गया था कि सर यहाँ पे MB कहाँ से लाए, MB तो दिया नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में MB को खुद से मान लेते हैं, 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, हाँ। अभी भी बहुत सारे जब बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करके पिछले साल आए थे ना, सब कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन में MB दिया हुआ ही नहीं है, तो उस केस में MB खुद से मान दिया जाता है 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो WB कितना दिया था सर? यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। ठीक है, MB कितना? 100 लिख दो, 1000 यहाँ पे। वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम आ जाएगा 5 जीरो। ठीक है, नीचे काटो सर, कटेगा। देखो 3 जीरो 3 जीरो, ठीक है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, बचा 100 100। कट के कितना आया सर? कट के यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। इसका कितना हो गया? 1 मोल पर लीटर यूनिट, या फिर 1 मोल को 1 मोलर कहेंगे। क्या बोलेंगे? 1 मोलर। ठीक है, देखो यही हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट था। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर? 1 मोलर। 1 मोलर ऑप्शन बी। यही बात देखो ध्यान से, तुम्हारे नोट्स के, तुम्हारे हैंड आउट में हमने लिख भी दिया है। ठीक है, इसका आंसर 1 मोलर आएगा, और 100 ग्राम पर मोल हम एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा कार्ड छोटा हो गया ना, चलो बड़ा कर देते। देखो ध्यान से वीडियो को पॉज करना, ध्यान से देखना, कॉपी में सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हैंड आउट में तो है, आप वीडियो भी बना दे रहे हो, तो क्या मतलब है? बेटा जो हम कर रहे हैं उसको कॉपी में खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए। एग्जाम मांगता है प्रैक्टिस। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, पढ़ के तो सब जाते हैं बेटा, जो प्रैक्टिस करके जाता है एक्चुअल में, उस वही एग्जाम में नंबर ला पाएगा। तो इसलिए अगर तुम्हारे कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, आसपास जहां पढ़ रहे हो, ठीक है, हम तो ऑनलाइन आपसे बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो बैठ के वहां पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करना, या फिर खुद से टेस्ट जरूर देना। खुद से क्वेश्चन निकाल लेना, कितने क्वेश्चन है, फोन में टाइमर सेट कर लो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है,
जितना तुम प्रैक्टिस करोगे टाइमर लगा करके, वही तुम्हारा एग्जाम का प्रैक्टिस के लिए बेनिफिट होगा, बढ़िया से। ये सारा अलग अलग टेक्निक या तरीका को फॉलो करो। जितनी तरीका या टेक्निक तुम फॉलो करोगे, तुम्हारे एग्जाम के लिए बेटा उतना ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा चीज। ठीक है, बात समझ गए मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें से कौन सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है? अब पूछ दिया सिंपल, सॉलिड सॉल्यूशन कौन नहीं है सर? सॉलिड नहीं होगा तो क्या होगा? या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा, ये ना हो सकता है? या तो लिक्विड होना चाहिए या तो गैस होना चाहिए। याद करो, हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। वहां पे हमने सॉलिड सॉलिड है ना, सॉलिड इन लिक्विड है ना, लिक्विड इन गैस, ऐसे पढ़ा है ना, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, ऐसे करके पढ़ा है ना, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, है ना, गैस इन गैस। ये अलग अलग तरीके का सॉल्यूशन आपको हमने पढ़ा रखा है। 9 तरह का टोटल हमने पढ़ाया था, काफी एग्जाम्पल के साथ। तो वहां जाकर के देखना टॉपिक को। ठीक है, ये भी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। पीतल, पीतल क्या सर? पीतल तो मिक्सचर है किसका? तांबा और टीन का, कॉपर और टीन का क्या है? मिश्रण है ये, है ना, कॉपर और टीन का मिश्रण है। ये तो यही हो गया। दूसरा दिया हुआ क्या? ब्रोंज, ब्रोंज किसका सर? कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है ये। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। ये हाइड्रेटेड साल्ट और एक एरिएटेड ड्रिंक। हाइड्रेटेड साल्ट है ना, हाइड्रेटेड साल्ट जो है ये सॉलिड सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? सॉलिड में। यहाँ पे जो एरिएटेड ड्रिंक है, ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक जो है ये हमारा किस में जाएगा? एरिएटेड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड एज गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैस के फॉर्म में लिक्विड के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है ना, क्या सर? कोल्ड ड्रिंक का बोतल, तो उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में ऊपर से CO2 गैस डाल करके नीचे लिक्विड होता है, नीचे क्या होता है? लिक्विड या द्रव, उसके साथ पैक किया जाता है। इसी को बोलते हैं एरेटेड ड्रिंक। एरेटेड ड्रिंक का मतलब पीने वाला पेय पदार्थ जिसमें हवा भर दिया गया हो, जैसे कोको कोला, थम्सअप, पेप्सी, क्या होता है? नीचे लिक्विड भरा होता है, ध्यान से देखते होगे, है ना, और ऊपर में गैस रहता है और सील पैक कर दिया जाता है। याद करो हेनरी का लॉ, हेनरी नियम यही कहता है ना कि नीचे कोई लिक्विड चीज है, इसको लंबे समय तक इसके सॉलिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर जो चीनी डालते हो, जो फ्लेवर डालते हो, जो कलर डालते हो, वो लंबे समय तक इसके अंदर बना रहे, घुला हुआ रहे चीजें, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए उसमें हाईली प्रेशराइज गैस डाल दिया जाता है। बात समझ रही है मेरी? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या है यहाँ पे? एरेटेड ड्रिंक, इसका आंसर हो जाएगा एयर रेटेड। एयर रेटेड का मतलब उसमें हवा टाइप का चीज, गैस जो भरा हुआ। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से ही पता चल रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है? बोलता है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, मूला रिटी पे था, अब क्वेश्चन मूला लिटी पे। ये रिटी और लिटी में अंतर है बेटा, ध्यान रखना। डेफिनेशन मोलारिटी का भी याद होना चाहिए, मोलारिटी का भी याद होना चाहिए, उसका यूनिट याद होना चाहिए। ये पूछता है क्लास 11th में भी, 12th में भी, हर बार ये पूछा है। और ये क्वेश्चन देखो 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं ना कि सारा क्वेश्चन आपके PYQ से ही हमने ले रखा है। हाँ, तो एकदम मेहनत से पढ़ने की आवश्यकता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डाल दिया, एक बार पढ़ लो। देखो क्वेश्चन में क्या कह दिया, हम सीधा लिख रहे हैं। ठीक है, सॉल्व। बोला है व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन नेम व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व। यानी कि यहाँ पे दिया गया वेट जो है कितना दिया सर? 58.5 ग्राम। ठीक है, किसका? NaCl का वेट दिया हुआ सीधा। बोलता है डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सबसे पहले हम बात करें WA, कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम, किसका? वाटर का। तो यहाँ पे अगर MB बात करें, MB किसका? NaCl का। सर NaCl का MB कैसे होगा? सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 23.5, 3 35.5, कितना होगा यहाँ पे? 58.5 ग्राम। ठीक है, 58.5 ग्राम। क्लियर है? अब यहाँ पे बचा WB, MB और WA। क्लियर माय पॉइंट?
अब आता है मोलारिटी का। मोलारिटी कैसे निकालोगे उसे, देखो मोलालिटी, मोलालिटी को हमेशा हिंदी में कहते हैं मोललता, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू, यही होता है फॉर्मूला, है ना। देखो ये सॉल्यूशन बन कैसे रहा है, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो NaCl को क्या किया गया है, NaCl को जो है जल बोलो या तुम वाटर बोलो, इसमें डाल दिया गया, क्या बनेगा सर, एक विलियन ही तो बनेगा, इन्हें बनेगा, उसी के हिसाब से चीज दिया हुआ है। चलो पुट कर दो, यही मेन फॉर्मूला हमारा, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी कितना दिया सर 58.5, एम बी कितना आया सेम टू सेम है, गुने 1000, डब्ल्यू ए कितना है 200, ठीक है, समझ रहे हैं, एक से कैंसल, ठीक है, 200 बार में कितना गया 5 बार में, कितना आया, कितना आया 5, यहाँ पुट कर दो कितना आया 5 है आंसर कहीं पे 5, देखो ध्यान से 5 मोल पर केजी, 5 मोल पर केजी, इस 5 मोल पर केजी को क्या बोलेंगे 5 मूलल, क्या बोलेंगे 5 मूलल, स्मॉल एम। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देखो तुम वीडियो लेक्चर मेरा देख रहे हो, मैं बार बार कहता हूं कि तुम अपने पास नोट्स रखो, खुद से सॉल्व करो, मेरा मिलाओ। देखो मैं क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे अप्रोच करना, तुमको सोचना कैसे। देखो एग्जाम टाइम सोचना तुम्ही को पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में ना हम होंगे, ना तुम्हारे लोकल टीचर होंगे, ना स्कूल के कॉलेज के कोई टीचर नहीं होगा, तुम रहोगे, तुम्हारे पास पेन रहेगा और तुम्हारा एग्जाम नोटबुक रहेगा, समझ रहे हो, यही 2-3 चीज तुम्हारे पास रहने वाली है। तो एकदम ध्यान से ध्यान लगाना, सोचना कि सर इस तरह के क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच लगाना सिखाए थे, किस तरीके से क्वेश्चन को लेना है, कौन सा पॉइंट। देखो क्वेश्चन में, देखो कोई भी क्वेश्चन का ना 2 पार्ट होता है, एक होता है दिया हुआ, एक निकालना, ठीक है। जैसे इस मोलारिटी में हम बात करें क्या क्या है, एक मोलारिटी ये तो निकालना था हमको, डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए, 3 चीज दिया हुआ था, है ना। हमेशा अगर 4 चीज रहेगा तो 3 चीज क्वेश्चन के अंदर ही दिया रहेगा, तुमको एक ही चीज कैलकुलेट करना होता है, ध्यान रखना। अगर 4 पॉइंट है तो 3 पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में देगा, एक पॉइंट तुमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, समझ रहे हो, तो उसी में दिमाग लगाना है। तो दिमाग कब लगेगा, जब तुम ध्यान से पढ़ोगे, तो ध्यान से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बातों के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कितना सर 4 प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, कौन कौन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये तो नहीं होगा सर, ये तो फ्लूइड प्रेशर दे दिया, सापेक्ष वाष्प दाब में सापेक्ष कमी, प्रेशर हमारा कोई भी वेपर प्रेशर, देखो होता है क्या है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये जो पहला ऑप्शन है बेटा वो गलत है, मिला के देखना हैंडआउट में या क्लास नोट्स में, ये कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं। दूसरा डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कमी नहीं होता है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा होना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आता है। चेंज इन वॉल्यूम, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ तीसरा नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि आंसर नंबर सी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या हिमांक में कमी या हिमांक में अवनमन जो है उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रूप में माना गया है, अनुसंख्यिक गुणधर्म के रूप में माना गया। 4 प्रकार का अनुसंख्यिक गुणधर्म, इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लिख दिए थे, इसलिए अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जबकि तुम्हारा हैंड आउट में ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, चीजों को जोड़ करके पढ़ना सीखो, ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट तुम एक दूसरे से रिलेट करोगे, जोड़ोगे, तुमको सीखने को उतना ज्यादा। तुम नोट्स में देखो, हैंडआउट में देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि तुम्हें फायदा होगा, समझ रहे हो। हाँ तुम्हारा मार्क्स ज्यादा आएगा, तुमको तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिलेगा, वरना फिर आलू ले ले भिंडी ले ले करोगे 4 साल बाद। देखो अभी मौका, जितना अच्छा से पढ़ोगे उतना ही अच्छा से तुम ग्रेजुएशन करोगे, उतना ही बढ़िया तुमको कॉलेज मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा, समझ रहे हो। हाँ जेई नीट लिखोगे, डॉक्टर इंजीनियर सब यहीं से बनता है, ढंग से पढ़ोगे तभी, बोर्ड का मार्क्स बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है।
आगे क्या लिखा हुआ कि द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। फिर से आ गया मोलरिटी का क्वेश्चन। ये 4-5 चीजें, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट ही है ये। मोलारिटी दिया हुआ, दिया क्या है, 5 ग्राम NaOH, बोलता है एक्वस सॉल्यूशन पे NaOH। देखो सिंपल तो समझो ना, NaOH लिया गया है सर, इसको वाटर में घोल दिया गया है सर, और क्या बना है, विलियन या सॉल्यूशन बना, ये तो बना हुआ है। NaOH का वेट WB कितना दिया सर, 5 ग्राम, ठीक है। अगर इसका हम MB निकालें तो क्या निकलेगा सर, NaOH का। अब इतना छोटा मोटा चीज याद रखना, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यानी कि 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। WB और MB, ठीक है। VS वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया सर, 500 ml। क्लियर है, बात समझ गए। WB, MB और VS वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करता है यहाँ पे मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी, मोलारिटी क्या, स्मॉल m, ठीक है। मोलरता, ठीक है, WB बाय MB इंटू 1000 बाय क्या, VS, ठीक है। चलो WB क्या है, WB क्या है, पांच ग्राम। MB क्या, मोलर मास 40, उन्हें क्या 1000। VS क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 5 से काटो, दोबारा में कट गया, 8 बार में कट गया, 4 बार कटा, ठीक है। 1/4, 1/4 कितना हुआ, 0.25, कितना है सर, 0.25 आ गया ना। 0.25 का ही आंसर है, सी नंबर आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 0.25 मोल पर लीटर, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या दिया हुआ है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल के बराबर होता है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। देखो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो RLBP, क्या, देखो हम क्या बताते थे, RLBP क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। इसका होता है फॉर्मूला क्या, P0A माइनस PA डिवाइड बाय P0A बराबर कितना, XV कितना बराबर होता है, XV मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है, समझ रहे। तो अब यहाँ पूछा है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर, या मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर। ये मोल फ्रैक्शन यानी कि C के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, C, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ये बराबर हो जाएगा। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है, आगे बढ़े। देखो आगे, ये 2022 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चले, देखो बोलता है मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज, ठीक है। बोलता है क्या, मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज, क्या कहलाएगा सर यहाँ पे, अब आगे क्या दिया, लिखा हुआ कि ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो अगर कोई एक मोलर सॉल्यूशन है, कितना सर, 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 1 मोल सॉल्यूट जो है वो किसमें है, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन 1 kg ऑफ
ठीक है, बोलता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन जो है किसमें है, 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। अब ये 1 kg जो है बेटा, 1 kg सॉल्वेंट जो है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम लिख सकते हो, 1000 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, 1000 ऑफ क्या, सॉल्वेंट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ए नंबर। कैसा ऑप्शन है, ए नंबर, 1000 ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का 1000 ग्राम के बराबर। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन क्या मार लो, एक टिक मार लो। 1 मोलर की जगह पे 1 मोलर देता तो सर 1 मोल पर केजी होता। ठीक है, ध्यान रखना दोनों की, ध्यान रखो। आगे बोलता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बोलता है क्या कोलागेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है कोई भी सॉल्यूशन का, उसका जो मोलरिटी हो ना, डिपेंड्स ऑन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है डिपेंड्स करता है किस पे, ये मोलरिटी नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन, ये एक्स्ट्रा लिखा गया देखो, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे क्या करता है ये सर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर ये डिपेंड करता है, किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका नेचर क्या है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट इस पे भी डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इस पे भी डिपेंड नहीं करता है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, कितने नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है, इस बात पे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरा का पूरा डिपेंड करता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर, सी। और यही बात हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डेफिनेशन में भी आपके नोट्स के अंदर लिखाए हैं। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका है ना, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, अपने नोट्स में जरूर जा करके देखना, नोट्स तुम पढ़ोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुमको क्लियरिटी मिलेगी। और अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, सारी छुट्टियां तुम्हारी समाप्त हो चुकी है, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा। देखो आईएससी में जो बच्चा पढ़ता है ना, खास करके 11th और 12th में, 12th वाले बच्चों के लिए छुट्टी नाम का चीज नहीं बना हुआ है। तुम आईएससी के स्टूडेंट हो, आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, सबसे स्ट्रांग पढ़ाई होता है इसका, यहीं से दुनिया के जितने भी धुरंधर है ना, सब यहीं से निकलते हैं, आईआईटीएन, एनआईटीएन, समझ रहे हो, सब यहीं से निकलते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, जितना धरती में ले लो, मैक्सिमम लोग यहीं से निकलते, 100 में से तुमको 98 लोग जो है वो इसी आईएससी से निकला हुआ लोग। तो इसको बेटा जितना अच्छा से पढ़ोगे ना, उतना ही बेहतर तुम्हारा फ्यूचर होगा। हाँ, जब ध्यान से पढ़ना, मौज मस्ती काटोगे तो तुम जाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। आगे क्या दिया सर, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 11 नंबर का, बोलता था मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। कोई एक बेंजीन दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, 30% क्या दिया, किसका मास दिया उसे, 30% उसका जो मास है, बोलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, each molar mass of benzene 78 U and molar mass of CCl4 is 154 U। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा, दो चीज का मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना हुआ, ध्यान दो, CCl4 है प्लस बेंजीन है। ठीक है, दोनों को मिलने से क्या बन रहा है, सॉल्यूशन, यानी कि विलियन बन रहा है। ठीक है, बोलता है 30% बाय मास, यानी कि 30% बाय मास, बोलता है यहाँ पे कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन, बोलता है बेंजीन इन सॉल्यूशन, मतलब बेंजीन जो है कितना दिया हुआ है, 30%। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 70%, क्योंकि दोनों जोड़ करके 100% होगा। ठीक है, इस 100% को मान लो ग्राम में, कितना 100 ग्राम, कितना मान लो 100 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 30 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 70 ग्राम। ठीक है, अब बात कर रहा है क्या, बोल रहा है मोल फ्रैक्शन निकालो, पहले मोल निकालो। देखो मोल ऑफ CCl4, क्या होता है मोल ऑफ CCl4, WB/MB, WB कितना दिया हुआ है 70 बटा 154, 154 कितना दिया हुआ है, CCl4 का मोलर मास 154। उसी तरह क्या ले लें,
मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोलर मास कितना दिया हुआ है 30, इसका मोलर मास कितना दिया बेंजीन का 78, 30 भागा 78, ठीक है। WB/MB, ठीक है। 30 भागा कितना 78, ठीक है। अब 70 को 154 से भागा दें कितना आएगा 0.45 के आसपास आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा 0.384 के आसपास, ठीक है। ये हुआ एमबी। अब बोला है मोल फ्रैक्शन निकालो किसका, बोलता है यहाँ पे क्या कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकलेगा देखो, मान लो इसको ए, इसको मानते हैं बी, तो एक्स बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी, यही तो होता है। एन बी कितना बेंजीन का 0.384, नीचे कितना 0.45 प्लस 0.384 जोड़ दो, ठीक है। यहां जोड़ के भागा करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो 0.459 के आसपास आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना इतना ही आएगा, ठीक है, 0.459। अब ये 0.459 कहां पे दिया होता देखो, ये ऑप्शन नंबर सी है। कहां पे सर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, सभी बच्चे इसको ट्राई करना। मोल फ्रैक्शन हम बताए हैं, इस पे क्वेश्चन भी काफी सारा बताए हैं, आपके नोट्स में ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो बेटा नोट्स में क्वेश्चन को जरूर देखना, ऐसे देखोगे तुम्हें दिक्कत होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। नोट्स से जरूर पढ़ना है चीजों को। आगे देखो 11 के बाद बात करें 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा सर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लिखा हुआ है 8 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व, 8 ग्राम NaOH को कहां पे घोल दिया गया है 450 ml सोल्यूशन में, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज व्हाट। देखो सिंबल सी बात है, क्वेश्चन दिया गया क्या है, जो जो दिया लिख दो। NaOH डिजॉल्व इन 450 ml सोल्यूशन, यानी मान लो ये वाटर मीडियम ही होगा, बना क्या सोल्यूशन, ठीक है। NaOH का वेट WB कितना दिया हुआ है 8 ग्राम, MB कितना दिया हुआ सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हुआ 23 1 24 16 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। वॉल्यूम सोल्यूशन कितना दिया हुआ 450 ml, ठीक है। क्लियर है। मोलारिटी क्या है WB/MB इंटू 1000 बाय क्या BS, ठीक है। WB कितना दिया सर 8 भागा 40 गुने 1000 बटे कितना 450, ये दिया हुआ है। कटो जो कटेगा, एक जीरो कट गया, ठीक है। 8 से 5 बार में 40 कटा, यहाँ से ये 20 बार में कट गया, ठीक है। 20 बचे 100, ठीक है। यहाँ क्या बटा 20/45, ठीक है। अब 20 को भागा दो 45 से, कितना आएगा 20/45, ठीक है। 0.444, ठीक है। ये क्या है मोल पर लीटर, ठीक है। तो ऐसा देखो 0.444 किसमें है यूनिट, देखो 0.444 का ही है ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन है यहाँ पे ए इसका ऑप्शन, क्लियर है। चलो तो अब ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सबको समझ में आया। देखो ये मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीन जो है फंडामेंटल है ना कंसंट्रेशन यूनिट है, इस पे क्वेश्चन पूछेगा, इसको सभी बच्चे ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। हाँ आगे चलो, बोलता है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिखते हैं डेल्टा टी आर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है
स्मॉल एम का। याद करो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू स्मॉल एम। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि क्यों डायरेक्टली बोलते हैं एम क्या है, मोलालिटी। किसका है सर, मोलालिटी, है ना, मोललता। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, ऐसा ऑप्शन है सी नंबर। कैसा ऑप्शन है सर, सी नंबर। तो चाहे तुम्हारा मूल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु में अवनमन हो, या फिर एक और है हमारे पास क्या, डेल्टा टीबी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम का ही होता है। ठीक है, तो चाहे क्वथनांक में उन्नयन हो या फिर हिमांक बिंदु में अवनमन हो, दोनों केस में ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है 30 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। अब नेक्स्ट क्या पूछा है कि रॉल्ट लॉ इज रिलेटेड टू दी। ये रॉल्ट लॉ किससे रिलेटेड है, रॉल्ट का जो लॉ है वो हमारा किससे रिलेटेड है सर, ये हम लोग को बताता है क्या, वेपर प्रेशर से रिलेटेड होता है। ठीक है, हाँ, बोलता है क्या कि बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक से रिलेटेड है, नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं। रॉल्ट का लॉ जो है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एक्स ए का। ठीक है, और पी ए बराबर होता है क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, यही राउल्ट का नियम कहता है कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो अपने मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्योर, है ना, वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर फेज ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि ये बार बार बात करता है किसका, वेपर प्रेशर का। किसका बात करता है सर, वेपर प्रेशर का, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर किसका होगा सर, सी। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करना, याद कर लेना, यहां से ही ये क्वेश्चन पूछेगा रॉल्ट लॉ का। ठीक है, अब आगे चलो बेटा, आगे क्या है, आगे यहाँ पे है कि द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड, यानी कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा। फिर से द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पूछा कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी कि सिंपली समझो डब्ल्यू बी पूछ दिया। ठीक है, टू मेक 500 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि बी एस दिया हुआ है, बोलता है 0.2, यहाँ यानी कि मोलारिटी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 0.2, यानी कि मोलारिटी क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो बोला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, Na2CO3। कहाँ पे मिलाएंगे, मान लो वाटर के अंदर मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे, क्या बनेगा सर, सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि विलियन बनेगा। ठीक है, जो जो दिया लिखो सबसे पहले, डब्ल्यू बी ये तो पूछ दिया है। ठीक है, हाँ, उसके बाद एम बी बोले तो एम बी क्या दिया हुआ सर, Na2CO3। कैसे निकालो, देखो सोडियम का 23 गुने 2 46, प्लस कार्बन का 12 गुने 1 ऑक्सीजन का 16 गुने 3 जोड़ दो 46 प्लस 2 प्लस 48। ठीक है, 48 2 50, 48 2 कितना 50 और 46 106 106 कितना आया, कितना आया सर, यहाँ पे आ जाएगा 106। ठीक है, ठीक है 106 आया एमबी, और डब्ल्यू बी हो गया, डब्ल्यू बी निकालना, एमबी दिया हुआ है, वॉल्यूम बी एस कितना दिया हुआ है, बी एस दिया हुआ है 500 ml। ठीक है, क्लियर है। तो आगे क्या सर, आगे आगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मोलारिटी, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी बाय एम बी टू 1000 बाय बी एस। ठीक है, व्हाट इज डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी यहाँ पे दिया हुआ, ये तो निकालना है हम लोग। एम बी कितना दिया सर, एम बी दिया हुआ 106 उन्हें 1000 बटे 500। ठीक है, मोलारिटी कितना दिया सर, मोलारिटी बेटा दिया हुआ है यहाँ पे 0.2। ठीक है, कैलकुलेट करो, 2 बार में कट गया। ठीक है, ठीक है 500 यहाँ आएगा कितना, 0.2 गुने 106 भागा कितना 2 बराबर डब्ल्यू बी। काटो यहाँ से, कितना बार में कट गया, ये तो 53 बार में कट गया। ठीक है, तो डब्ल्यू बी बराबर हो गया क्या, 0.2 गुने 53, काटो कितना है 53,
ये आ गया 106, 1.0, 10.6 है कहीं पे, देखो 10.6 है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो गया सर, डी इसका आंसर हो गया, किसका, 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह करके आप मोलारिटी मोललता निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिक वे से आपके हैंड आउट में दिया हुआ है, हमने अपने हाथों से टाइप करके रखा हुआ है, एकदम ध्यान रखना। और यहाँ पे भी हम बता दिए, तो जिस बच्चे को वहां पे समझ में आ रहा अच्छी बात, जिनको नहीं आ रहा है यहाँ पे देखना। ठीक है, और मैंने शुरू में जिस तरह से 4 लेयर में पढ़ने बोला है, पहला क्लास नोट, दूसरा शॉर्ट नोट, तीसरा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, चौथा हैंड आउट, ये चारों जो पढ़ लेगा इससे ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल चेक में नहीं पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, समझ रहे हो। और इस लेवल की जिसने पढ़ाई की उसको जेईई और नीट बोर्ड में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, बोर्ड के साथ साथ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले इस सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट करो बेटा। ठीक है, अब ये सारा वेरी सॉरी ये एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब हम जो बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही पूछा जाता है, कितना, 1 मार्क्स का। इसका जवाब जो है एक लाइन में तुमको देना होता है या फिर तुमको कोई फॉर्मूला देना होता है, मतलब जिस तरह से पूछेगा क्वेश्चन के डिमांड के ऊपर ही देना होता है। ऐसा नहीं सर हम अपने से लिख दिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुमको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक नंबर के क्वेश्चन को लिखने के चक्कर में पूरा 1 पेज दे दो, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ चलो, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमने ले रखा है। सबसे पहले हमने पूछा हुआ स्टेट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या, देखो इस चैप्टर में बेटा 2 लॉ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला हेनरी लॉ, दूसरा रॉल्ट लॉ। ये दोनों लॉ जो है एक दूसरे के सिमिलर ही, डिफरेंट नहीं, एक दूसरे के सिमिलर ही। तो जो बच्चा हेनरी लॉ, इस बार हेनरी लॉ पूछ दिया है ना, तो ये हेनरी लॉ तो पढ़ के जाना ही जाना, तुम रॉल्ट्स लॉ को भी साथ में पढ़ के जाना। ठीक है, हाँ ये हेनरी लॉ कहता है, ये हेनरी लॉ एक्चुअल में प्रेशर के विषय पे ही बात करता है। देखो इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर दें, देखो डेफिनेशन तो सब पढ़ते हैं, डेफिनेशन तो हम पढ़ ही देंगे। ठीक है, डेफिनेशन तुम खुद से भी पढ़ लोगे, अपने नोट्स में ध्यान से देखना हमने क्या बता रखा है कि मान लो एक ये कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर नीचे लिक्विड भरा हुआ, क्या भरा है, लिक्विड। इस लिक्विड के सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर से क्या लगाया जाता है, प्रेशर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पी गैस, क्या बोलते हैं, पी गैस। और नीचे जो है इसको बोलते हैं एक्स गैस। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है बेटा पी गैस, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका, कोई भी लिक्विड के अंदर जो सॉलिड था उसका। अब ये पी गैस जो है वो होता है के एच इंटू एक्स गैस का। क्लियर है, बोलता है क्या, हेनरी लॉ स्टेट दैट की सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब हेनरी लॉ क्या बताता है कि कोई भी गैस का जो सॉलिबिलिटी होता है, यानी कि उसके अंदर जो घुलनशीलता है, जैसे ये मान लो कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, इसके ऊपर जो CO2 बोतल खोलते हुए गैस निकलता है, जो गैस होता है बेटा वो प्रेशर लगाता है इस लिक्विड सॉल्यूशन, समझ रहे हो। तो वही बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। ठीक है, वैसे हिंदी में होता है हेनरी का नियम बताता है कि गैस की एक द्रव्य में विलयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। पी गैस क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, आंशिक दाब बोलते हैं। के एच बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, क्या बोलते हैं सर, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, एक्स गैस क्या है, यह है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अपने नोट्स से जाके देखना, नोट्स में ये बातें बताया हुआ है, हिंदी का बच्चे हो चाहे इंग्लिश के बच्चे हो, नोट्स भी आपको ऐप में दिया गया है, ये भी दिया गया है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है। तो एकदम ध्यान से सब कुछ देखना, तुमको कोई दिक्कत कहीं पे नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए मेरी। चलो आगे बोलता व्हाट इज मोलालिटी। अब मोलालिटी के, अब देखो मोल फ्रैक्शन के बाद क्या है, हेनरी लॉ के बाद दूसरा पूछ गया मोलालिटी। देखो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, मोलालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, रॉल्ट लॉ। ठीक है, समझ रहे हो, मोल फ्रैक्शन है ना, ये सबका डेफिनेशन यहाँ पे पूछा मोलालिटी क्या है, व्हाट इज मोलालिटी या व्हाट इज मोललता क्या है। तो मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पाया जाता है उसी को मोलालिटी कहते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है क्या, M बराबर W बी बाय MB इंटू 1000 बाय
WA, ठीक है, कि मूलतः एक विलायक के प्रति किलोग्राम के विलियन में मोलों की संख्या होती है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, अगर कोई इसका यूनिट लिख देते हो तो अति उत्तम बेटा, और बढ़िया है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, ठीक है। हाँ, तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला, यूनिट और डेफिनेशन, ये तीनों बात। देखो जितना अच्छे तरीके से एग्जाम लिख के आओगे, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना, कॉपी चेक करेगा, उसके दिमाग में तुमको ये डालना है कि मैं जानता हूं, मैं एक अच्छा बच्चा हूं, सिंसियर बच्चा हूं, समझ रहे हो, कि तुम्हारा मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। तो बढ़िया से बढ़िया हैंड राइटिंग में लिखना, कलरफुल तरीके से लिखना, तो मार्क्स पूरा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी पूछ दिया है। देखो ये क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन कहता है कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लो दो सब्सटेंस है, क्या है सर, दो सब्सटेंस, एक ए है और एक बी है, दोनों को मिला करके क्या बना रहे, सॉल्यूशन। तो ए का अपना मोल होगा जिसको बोलेंगे Na, और बी का अपना मोल होगा Nb। तो जो किसी एक का जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, जिसका निकालते हैं उसका मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल नीचे, ठीक है। तो यही हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। उस तरह अगर Xb का निकालें तो क्या, जिसका निकाल रहे हैं उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, यही हमारा मोल फ्रैक्शन। तो उसी को डेफिनेशन में लिखें, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका पूछा उसका कंपोनेंट का, टू द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यही इसका मोल फ्रैक्शन है, और ये दो इसका फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए हमने भी यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं किया है, ठीक है। बात समझ रहे हो, इसको सभी बच्चे कॉपी में नोट डाउन कर देना। आगे देखो सर, आगे पूछा वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर आई। देखो कोई भी सॉल्यूशन लेते हो, जब सॉल्यूशन क्या, जैसे पानी के अंदर हम नमक घोल दिए तो नमक क्या हो सर, आयन में टूटेगा, पहला तरीका। अगर पानी की जगह पे हम एसिटिक एसिड घोल देते तो एसिटिक एसिड टूटता नहीं है, दो आयन को जोड़ लेता है, समझ रहे हो। तो यानी कि दो तरह का फेनोमिना बनेगा, एक बार आयन टूटेगा, टूटेगा मतलब आयन की संख्या बढ़ जाएगी, दूसरा बार क्या, दो अलग अलग आयन मिल जाएगा, यानी कि आयन की संख्या या तो एसोसिएट होगा या तो डिसोसिएट होगा। अंग्रेजी में बोले, हिंदी में बोले तो या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा, या तो संयोजन होगा या तो वियोजन होगा। बात समझ रहे हो। तो उसी के लिए वांट ऑफ फैक्टर आई का यूज करते हैं। बोलता वांट ऑफ फैक्टर आई रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, मतलब कितना टूटा कितना जुड़ा, ठीक है। तो वही हिंदी में बोल रहा है सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, या फिर वांट ऑफ गुणांक विलियन में घुले कणों का विघटन, ठीक है, विघटन या फिर संगठन। विघटन मतलब कितना टूटा, संगठन मतलब कितना जुड़ा, इसी को बताता है कौन, वांट ऑफ फैक्टर आई। इसका फॉर्मूला भी है, इसका रेशियो भी है, ये नोट्स में जाके देखना, वहां पे बता दिए हैं, है ना। एक मार्क्स का था इसलिए मैं एक लाइन में डिफाइन कर दिया, कोई बच्चा इसका फॉर्मूला भी लिख देगा तभी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आगे देखो बेटा, आगे क्या है, आगे लिखा हुआ राइट द फॉर्मूला फॉर द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो चार अलग अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, स्मोटिक प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सब बताएं। यहाँ पे पूछा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो क्या, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी प्लस केबी इंटू एम। आई क्या, वांट ऑफ फैक्टर, केबी क्या, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम क्या, मोलारिटी। ये तीन चीज है, ये तीनों क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। तो बेटा इसको सभी बच्चे कॉपी में नोट डाउन कर लो, लिख लो, ठीक है। बात समझ गए, आगे बढ़े। देखो आगे बोलता है व्हाट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो तीन चीज को फॉलो करता है, कौन कौन, पहला रॉल्स लॉ को फॉलो करता हो, दूसरा इसका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो, जीरो हो, और तीसरा डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो, जीरो हो। ये तीनों कंडीशन को जो भी लिक्विड सॉल्यूशन फॉलो करेगा उसको हम आइडियल सॉल्यूशन मानते हैं। ये बात हम जब पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे, आपके नोट्स में भी लिख के दिए हुए हैं, तो आप नोट्स में मिला सकते हो, ठीक है। उसी को हमने सरल एक लाइन में था ये भी लिख दिया कि आइडियल सॉल्यूशन इज वन दैट ऑबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ का, रॉल्स के नियम का पालन करता हो सभी कंसंट्रेशन पे, उसको हम सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे उसको हम आइडियल सॉल्यूशन मानेंगे। यानी कि एक आदर्श विलयन वह है जो सभी सांद्रणों और तापमानों पर रॉल्ट के नियम का पालन करता हो, रॉल्स लॉ को ओबे करता हो, उसको आइडियल सॉल्यूशन कह देंगे।
क्लियर माय पॉइंट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, है ना? चलो सभी बच्चे इसको लिख लो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रॉल्ट लॉ। व्हाट इज रॉल्ट लॉ? क्या, देखो अभी हमने हेनरी लॉ बताया था लास्ट में, और रॉल्ट लॉ भी आ गया। ये रॉल्ट लॉ क्या बोलता है? ये वही बोलता है कि जो टोटल सॉल्यूशन होता है ना पीए, देखो ये कहता है कि दो अलग अलग अगर सॉल्यूट लेते हो ए और बी, देखो ये ए है ये बी है, ठीक है, दोनों मिलाकर क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएगा। तो पी ए जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? पी बी क्या है? एक्स बी का होता है, ठीक है। देखो ठीक है, ये होता है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बोलता रॉल्ट लॉ स्टेट दैट की पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब प्रत्येक कंपोनेंट, पी ए क्या है? एक्स ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी बी क्या है? एक्स बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों को जब जोड़ देते हैं ना पी ए और पी बी, तो ये बनता है पी ए प्लस पी बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स। ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं पढ़ाने वक्त, ठीक है, टू एक्स। और हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है सर? 1 होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम क्या करें? किसी एक को भी कॉमन मान लिए तो पी बी प्लस, देखो अगर हम यहाँ पे चलो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है, पी नॉट बी मान लो, इसको मान लेते हैं क्या? 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। देखो क्या कॉमन आ जाएगा सर यहाँ पे? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स, यही होगा ना। चलो तो जो पॉजिटिव सिंबल उसको पहले लिख दो, पी नॉट बी, पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा? एक्स ए, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा पीटी है, ये हमारा क्या? पीटी है। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? चलो तो यही हमारा है रॉल्ट का लॉ, ठीक है। तो इसको सभी बच्चे कॉपी में नोट कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है सोल्यूशन चैप्टर, ठीक है। इसके बाद बेटा हम फिर से आएंगे आपके पास लेक्चर नंबर 2 लेकर के इसी चैप्टर का, जिसके अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। समझ रहे हो? तो एकदम ध्यान से पढ़ो, बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है। तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, और जितना अच्छा मार्क्स मिलेगा फ्यूचर में हमारा ग्रेजुएशन में तुम्हें उतना ही अच्छा ड्रीम कॉलेज मिलेगा, चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो, समझ रहे हो, या फिर कोई बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हो, ठीक है, या सीयूटी का एग्जाम लिखना चाहते हो। ये सब कुछ तुम्हारा फ्यूचर जो इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जितना बेहतर तरीके से पढ़ोगे उतना ही बेहतर मार्क्स आएगा, ठीक है। चलिए इन सभी बातों के साथ बेटा आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।